अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम अपना लेक्चर देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसके अंदर आज हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जो सिक्योरिटी है उसकी इम्पोर्टेंस बिजनेस में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को देखेंगे हम इसके अंदर आज मेजर जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपकी रिकवरी मैनेजमेंट देखेंगे कि जो कोई भी बिजनेस चल रहा होता है, इन केस अगर आपका कोई इस तरह का क्लैप्स आ जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से आपका बिजनेस डाउन हो जाता है, आपके सिस्टम की अवेलेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जिस तरह बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल ले लें, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव होता है, इस वजह से तमाम एग्जांपल इसके ऊपर मैच करती हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हाई सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, वो आपकी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर लाजमी किए जाते हैं किसी भी मुल्क की। तो अगर वहाँ पे हम उस पॉइंट से बैंकिंग सेक्टर को लेते हैं और उनके सिस्टम को अगर कोई हैकर्स या कोई टीम उनकी अवेलेबिलिटी को डाउन कर देती है, ठीक है, उनकी जो मेन सिस्टम्स हैं, सर्वर्स हैं, जिनसे एटीएम्स आपका फेच करती है डाटा, अगर वो डाउन हो जाते हैं तो उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उनका मार्केट के अंदर रिप्यूट खराब हो सकती है, जिसकी वजह से जितने भी कस्टमर का ट्रस्ट है वो लॉस्ट हो सकता है, और जिसकी वजह से वो फर्दर उनको बिजनेस कंटिन्यूटी मुश्किल हो सकती है। तो उसके अंदर जो बिजनेस होता है, कोई भी आपका बिजनेस करने से पहले या आपकी लोग जनरल लाइफ के ऊपर हम बात करते हैं, तो हमारे कोई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं करने के लिए। गोल्स और ऑब्जेक्टिव थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। आप अगर आपसे पूछा जाए कि जी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर डिफरेंसेस बताएंगे, जी गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं समझ आती कि इस वक्त गोल्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब मैं आपको अटेंडेंस कहूँ तब आपने अटेंडेंस लगानी है। इसके अलावा कोई अटेंडेंस चैट के अंदर ना मेंशन करे, आई विल नॉट कंसीडर इट, ठीक है। जब मैं कहूँगा तो तभी बच्चे अटेंडेंस लगाएं। अच्छा, तो गोल्स में हमारे पास क्या आता है? गोल्स हमारा ब्रॉड होते हैं, थोड़े से वसी होते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है, जिस तरह बादल की फॉर्म के अंदर के बहुत बड़े बादल, जो हमारे पास क्लाउड होता है बहुत बड़ा नजर आता है, ठीक है। और इसी तरह गोल्स का जो अ, इनको कंसीडर किया जाता है, ये बड़े ब्रॉड होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े गोल्स आपको मेंशन किए जाते हैं। उसके बाद आपके पास ये इंटेंजिबल फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं और इसका जो अपोजिट होता है, हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये गोल्स की तरह बहुत बड़े नहीं होते, मतलब इनको स्पेसिफिक किया जाता है। टेंजिबल्स होते हैं ये, मेजरेबल होते हैं, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है, योर गोल माइट बी लर्न द बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड। आपका जो गोल है, आप उसको बैलेंस्ड स्कोर कार्ड को मेथड को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या आपका गोल है कि आप उसको सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। दिस गोल इज इंटेंजिबल, इट इज नॉट रियली क्लियर व्हाट लर्निंग एंड बैलेंस कोड इन दिस केस में। इसमें ये नहीं बताया गया आप उसके अंदर क्या चीज सीखेंगे, क्या कैसा सीखना, कैसे सीखना चाहते हैं, ठीक है। ये उसकी इस लेवल पे सीखना चाहते हैं। जस्ट आपका गोल स्पेसिफिक, जिसको कहते हैं कि आपका कहते हैं कि कोई काम करना चाहते हैं, आप अपना गोल सेट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के अंदर कैसे उसको डिफाइन कर रहा है, योर ऑब्जेक्टिव माइट बी नेम ऑल द स्टेप्स ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड। जो आप उसके जितने भी स्टेप्स हैं उनको याद करें, उनके नेम्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी मैप्स बुक, वो कौन सी बुक है वो मेंशन की हुई है, नॉर्टन की। पास ए BSc डिजाइन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनली ट्रेनिंग विद 80% स्कोर रिजल्ट। और आप उस हिसाब से उसमें 80% स्कोर लेके उसको पास आउट करना चाहते हैं। बैलेंस स्कोर एक एग्जांपल के तौर पे दिए कि कोई भी आपकी कोई सपोज ट्रेनिंग आप CSP आप करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, CSP का सर्टिफाइड होना चाहते हैं, गोल क्या आपका कि आप CSP लर्न करना चाहते हैं, तो वो ट्रेनिंग है या आपकी मेजर आपका बिग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है हर एक के लिए, लेकिन इसके अंदर उसने एग्जाम्पल के तौर पे उसने उसको समझाने की कोशिश की है कि ये कैसे करेंगे।
उसके बाद हमारे पास ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो आपके मेजर किसी भी बिजनेस के अंदर होते हैं। एक्सक्यूज मी। उसके बाद हमारे किसी भी बिजनेस के अंदर हमारे पास हमें कोई भी बिजनेस जब बनाना पड़ता है, हमें कोई प्लान करना पड़ता है, हमें कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हमारे पास लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज होती हैं, उनको अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि आपको जैसे पाथ में ये तस्वीर में बता रहा है कि आपने यहाँ तक जाना है, तो आप कौन से इनके थ्रू जाएंगे, स्टोन्स को गुजरते हुए, पहाड़ों को क्रॉस करते हुए जाएंगे या बाय रोड जाएंगे, किस तरह जाएंगे। अच्छा, उसके अंदर आप कौन सी व्हीकल्स यूज करेंगे, सो ऑन, इस तरह ये तमाम चीजें इसके अंदर आती हैं। The strategy is basically the plan that will help to achieve goal। जो भी आप गोल्स आपने रखे हैं कि जी मैंने यहाँ तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो उसके लिए आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आपकी स्ट्रेटजी। उसके बाद यू हैव टू डिसाइड विच प्लान कैन कॉप विद द गोल्स, और आपके डिसाइड करता है आपका प्लान कि जी आपके गोल्स उसके साथ कैसे मैचअप होते हैं, ठीक है। ये आप तमाम चीजें देखते हैं। स्ट्रेटजी कैन आल्सो बी द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तब भी आप उसको स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, आप देखते हैं कि जी मेरे पास इसका सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, प्लान ए बी सी कौन सा इम्प्लीमेंट किया जाए, और उस प्लान के हिसाब से कौन सा जो है वो फुलफिल करेगा मेरी को रिक्वायरमेंट को। इसी तरह आपके पास टैक्टिक्स होते हैं। टैक्टिक्स क्या कहलाते हैं आपके, वो आपका जो पैटर्न होता है टू डेवलप द ड्राइव एंड सपोर्ट द स्ट्रेटजी एंड टू गो थ्रू द ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, if we take military as example, the tactics are defined as the technique for using weapon। आपने weapons को कैसे यूज करने हैं। आपके पास अगर weapon पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है कि इसको चलाते हैं और इससे अपने डिफेंस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके कुछ टैक्टिक्स होते हैं उसको यूज करने के, उसकी कोई जिसको कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसके कुछ टैक्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो आप अगर सपोज कहीं पे ऐसी जगह पे वेपन यूज करना चाहते हैं जहाँ पे उसको आवाज, आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं कि जी जो अदर एनिमीज हैं उन तक उसकी आवाज ना आए और मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो, तो आपको आगे उसके इसी तरह उसका सिलेंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी आवाज नहीं आएगी और आपका टारगेट जो है वो किल हो सकता है। तो इस तरह की छोटे छोटे टैक्ट होते हैं। तो इसी तरह आप बिजनेस के अंदर भी अपने टैक्ट्स यूज करते हैं, उन टैक्ट्स को अकॉर्डिंगली फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं, टैक्ट्स बनाते हैं। रिमेंबर द विजन इज, इसमें विजन भी हमारे पास होता है, मिशन भी होता है हमारे पास। कोई भी बिजनेस होता है, जो भी हमारे पूरी दुनिया के अंदर कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कुछ ना कुछ मिशन है, विजन है, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। हर कंपनी का मिशन होता है, विजन होता है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये मस्ट होते हैं किसी भी कंपनी को देखने, ठीक है। तो कोई ऐसी आपको कंपनी नहीं मिलेगी जिसका कोई विजन नहीं होगा। हर एक का विजन होगा, मिशन होगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, वो अपनी इवन वेबसाइट्स के ऊपर लिखते हैं। हमारी एक कंपनी की एग्जांपल आप लेते हैं, तो आप उनकी हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, तो हमारा मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली मेंशन होंगे। दुनिया में कोई भी कंपनी ले लें जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, कोई प्रोडक्ट बना रही हैं, जो भी अवेलेबल कंपनीज हैं, उन तमाम के मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं। तो हमने अभी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव देखे। तो मिशन इज अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ हाउ यू विल अचीव योर विजन। विजन के अंदर हमारे पास क्या आता है, द विजन इज व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका विजन के बाद आपका मिशन आता है, जिसके अंदर आप एक जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं कि आप कैसे अचीव करेंगे। और गोल्स में आप क्या लिखते हैं, द स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट नीड टू बी अकम्प्लिश टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी, हमें क्या करना पड़ेगा इस अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या आता है, स्पेसिफाई एक्शंस एंड टाइमलाइन फॉर अचीविंग द गोल। और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको बताया जाता है कि आपके कौन कौन से कैसे कैसे आप टारगेट करेंगे अपने मिशन, विजन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए। तो ये हमने अभी तक जो देखा है, हमने विजन, मिशन, विजन और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखा, जो हमारे बिजनेस के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड जो कि इम्पोर्टेंट है जो हमारा सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करने का जो मेन विजन है उसके ऊपर आप समझ लें कि वो करती है, वो हमारा बीसीपी होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग या प्लान कहा जाता है, ये प्लानिंग कहा जाता है। उसके बाद आपका डीआरपी कहा जाता है, जिसके अंदर आपके पास डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग की जाती है। इन दोनों को कैसे मैच करते हैं? बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस हम कोई भी ऐसी सर्विसेज़ या प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम सेल आउट करके प्रॉफ़िट लेना चाहते हैं, ठीक है? वो बिज़नेस है आपका। तो आजकल जिस तरह हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट हैं, व्हीकल्स हैं, ये तमाम बिज़नेस प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। इसी तरह आपकी मैन्युफैक्चरिंग फूड्स की आइटम्स आ जाती हैं, आपकी डेकोरेशन पीसेस आ जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़, मोबाइल फ़ोन ट ये तमाम चीज़ें आपकी कंपनीज़ हैं जो कि प्रोडक्ट बना रही हैं। इसी तरह आपकी सर्विसेज़ हैं जिसमें आपकी हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जो आपको सर्विसेज़ देते हैं। इसी तरह आपकी एजुकेशन सेक्टर है जो आपको सर्विसेज देता है। इसी तरह की कंसल्टेंट कंपनीज़ हैं जो कि आपकी बिल्डिंग में भी हेल्प करती हैं, आपकी मार्केटिंग में हेल्प करती हैं, सर्विसेज देती हैं, अपनी एचआर की सर्विसेज देती हैं, आपकी रिक्रूटमेंट की, प्रोक्यूरमेंट की, आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर आपकी एजुकेशन सेक्टर जिस तरह है, वो आपका सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फिर आप इसी तरह टेलीफ़ोन जो आपके कॉल सेंटर्स हैं आपके, ठीक है? ये तमाम चीज़ें ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं, लेकिन उनके टारगेट डिफरेंट है। कोई बिज़नेस कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई उसका पार्ट होता है उस प्रोडक्ट का, सपोज़ आपकी लैपटॉप्स है, कोई स्क्रीन बना रहा है, कोई प्रोसेसर बना रहा है, कोई रैम बना रहा है, कोई हार्डवेयर बना रहा है और एक जगह के ऊपर तमाम हार्डवेयर को इकट्ठा किया जा रहा है। फिर सॉफ्टवेयर वाले अलग से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर वाले अलग से सर्विसेज़ दे रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर अपने पास रख के उसकी सर्विसेज़ दे रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट्स हैं, ठीक है? अमेज़न वाले अपनी एक सर्विसेज़ दे रहे हैं, जिस तरह फूड पांडा है, आपका क्रीम है, इस तरह की तमाम चीज़ें आपकी वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं। तो बिज़नेस एक्चुअल के अंदर क्या हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप कर रही हैं, वो प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो सर्विसेज़ भी होती है, जिसको आप सेल आउट करके अपनी सर्विसेज़ या प्रोडक्ट को आप प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, कुछ आप इन्वेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको करते हैं। बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान क्या है? फोकसिंग ऑन सस्टेनिंग ऑपरेशंस एंड प्रोटेक्टिंग द viability of the business following a disaster until normal business condition can be restored. The business continuity plan is the umbrella term that include many other plans, include the DRP disaster recovery plan, लॉन्ग टर्म फोकस्ड, ठीक है? तो आपके अंदर इसके अंदर तमाम चीजें ये आ जाती हैं। इसके अंदर क्या आता है आपका कि जो आपका बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान जो है, आपने बिज़नेस जो बनाया, जो आप रन कर रहे हैं, आपने उसका कंटिन्यूटी प्लान बनाना है। मीन टू से ये जो इसने तमाम लिखा है कि जी आपका जो बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान क्या होता है, इसके अंदर आप अपने बिज़नेस की कंटिन्यूटी को इंश्योर करते हैं, ठीक है? मतलब आप कहते हैं उसको देखते हैं डिज़ास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है, तो आपका बिज़नेस कैसे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है? क्या टर्म्स होंगी, क्या कंडीशंस होंगी जिनको देखते हुए आपने अपने बिज़नेस को कंटिन्यूअसली रन करना है। आगे जी हमारे पास इसमें डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग आ जाती है, जिसके अंदर गोल टू मिनिमाइज़ द इफेक्ट्स ऑफ द डिज़ास्टर एंड टू टेक द नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर दैट द रिसोर्सेज, पर्सनल एंड द बिज़नेस प्रोसेसेस आर एबल टू resume operation in timely manner, deals with the immediate aftermath of the disaster and the often IT focus short term focused. डिज़ास्टर क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जिसका आपने तसव्वुर किया होता है या नहीं किया होता, ठीक है? मीन टू से आपने कोई प्लान किया होता है, आपको पता कुछ कुछ के बारे में आपके लिए नोन होती हैं, कुछ चीज़ें अननोन होती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कहते हैं कि जी ये जो है ना, खुदा ना ख़ास्ता सैलाब आ सकता है या आपका आप सोच सकते हैं कि जी आपका ज़लज़ला आ सकता है, ठीक है? ठीक है, तो इस तरह का कुछ भी आप सोच सकते हैं, बैड थिंग सोच सकते हैं। तो इसी तरह बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक डिज़ास्टर है जो कि नोन है आपके लिए कि जी आपका जो सर्वर है, वो क्रैश हो गया है, उसकी पावर डाउन हो गई है फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है? या वो पूरा का पूरा उसकी हार्ड ड्राइव उसकी फॉल्टी हो गई है। ये आपका डिज़ास्टर है।
डिज़ास्टर रिकवरी का मीन टू से कि मतलब उस सिस्टम को आपकी हार्ड को रिप्लेस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है? तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं डिज़ास्टर की, कि अगर आपका ये सर्वर फ़ॉल्टी हो गया, ठीक है? तो अगर ये फ़ॉल्टी होने के बाद आपको इसको न्यू सर्वर इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है? आपको क्या लगेगा? जैसे हम अपने इक्विपमेंट बाय करते हैं, तो हमारे वेंडर से हम उसकी अवेलेबिलिटी लेते हैं। हमने सपोज़ उससे जो राउटर्स होते हैं, उनके अंदर इसी तरह कार्ड्स होते हैं, स्विचेज़ के अंदर इसी तरह पोर्ट्स वाले कार्ड लगे होते हैं। कार्ड होता है जिसके ऊपर डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, सपोज़ 16, 32, 64 इसी तरह की, उसके अंदर पोर्ट्स की ऑप्शंस होती हैं। तो जब आप वो राउटर एंड स्विच जब आप इंस्टॉल करते हैं, तो इन केस अगर हमारा वो राउटर के अंदर कोई पूरी कॉर्ड की स्लॉट फॉल्टी हो जाए, तो हम अपने वेंडर से उस प्रोक्योरमेंट लेते हैं कि जी ये हमारे पास कितने कार्ड हैं। एक राउटर के अंदर सपोज़ 8 कार्ड हैं, तो हमें उसका अल्टरनेट इसी तरह उनको बताते हैं कि जी 8 अल्टरनेट कार्ड अवेलेबल पड़े हैं सर हमारे पास स्टोर के, ठीक है। अगर कोई कार्ड फॉल्टी हुआ तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे फ़ौरन हमारे पास। फिर उस प्रोक्योरमेंट जो की हुई है आपने, तो वो वहाँ कहाँ पे रखी हुई है? जो आपका स्टोर है, जहाँ पे आपका ये माल पड़ा हुआ है, हार्डवेयर पड़ा हुआ है, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी देखी जाती है। सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम साहिवाल के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा राउटर लगा हुआ है, तो आपने जो उसके अगेंस्ट कार्ड्स रखे हुए हैं, वो इस्लामाबाद में रखे हैं, तो यहाँ पे अगर साहिवाल के अंदर उस कार्ड फ़ॉल्टी फ़ॉल्टी हो गया उस राउटर का, तो आपने जो उसकी बैकअप के ऊपर प्रोक्योरमेंट की हुई है कार्ड्स की, वो इस्लामाबाद से, तो आपको कितना टाइम लगेगा कोरियर का कि वो इस्लामाबाद से साहिवाल आए, ठीक है? तो ये जो डिज़ास्टर हुआ, जो उसको कैसे रिकवरी करेंगे, उसको कितनी देर की आउटेज आएगी, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट होती है, जिसकी प्लानिंग खुद बनानी पड़ती है कि हमने बिज़नेस को कंटिन्यूअस रखना है, हमने बिज़नेस को ऐसा नहीं हो देखिए आज आज हम अपनी ऐसी सर्विसेज़ देते हैं, कोई भी, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता, जिसके अंदर आउटेज आए, ठीक है? अगर आप मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम डाल रहे हैं और आपको सिग्नल ही नहीं आ रहे 2-2 3-3 दिन विदाउट एनी रीज़न्स, आपको कोई ऐसा नहीं इंटीमेशन नहीं है कि जी पूरे पंजाब के अंदर आपके सिग्नल्स बंद है किसी वजह से, आपके ही सिग्नल नहीं आ रहे सिर्फ मोबाइल के स्पेसिफिक, तो आप कंप्लेंट करने जाते हैं, फ्रेंचाइज पे जाते हैं, तो आप कितने दिन सफ़र कर सकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं आप फेस कर सकते, ठीक है। यू हैव अदर ऑप्शन टू स्विच टू द अदर नेटवर्क, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होती है। तो ऐसे ही तो वो आपने जो भी बिजनेस बनाया हुआ है, जो रन कर रहे हैं आपने, तो उसकी कंटिन्यूटी प्लानिंग करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग के हिसाब से। जब आप उसकी बिजनेस बना रहे होते हैं, तो आपने इसी तरह ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ों से देखना पड़ता है कि जी अगर नेचुरल कोई ऐसा डिजास्टर आया और फायर लग गई, ठीक हो गया, फ्लड आ गया, कोई भी आ गया इस तरह का जो नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से आपका जो सिस्टम को डैमेज हुआ, उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, फ्लड को क्या कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम की कितनी हाइट रख सकते हैं, फ्लड की आप हिस्ट्री चेक करते हैं कि यहाँ पे फ्लड आता है कि नहीं आता, अगर फ्लड आता है तो आप ऐसा अपना सिस्टम नहीं उस जगह पे लगाएँगे, अगर लगाएँगे भी तो उसकी हाइट ऐसी रखेंगे कि फ्लड से इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इसी तरह ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना पड़ता है कि अगर कोई ह्यूमन एरर आ जाए, मतलब कि उससे कोई मिस्टेक हो जाए, अगर कोई गलत कमांड दे दे या किसी से कोई सिस्टम के ऊपर कोई अटैक कर दे, कोई कोई ह्यूमन उसको थेफ्ट कर दे, कोई एम्प्लॉयी उसके ऊपर कोई इंटरनल अटैक कर दे, बाहर से कोई अटैक कर दे, उस पॉइंट से उसका देखना पड़ेगा कि अगर वो हों तो वो क्या अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है? किस तरह के उस सिस्टम को हम सेव करते हैं। जैसे हमारे साथ कई प्रॉब्लम आए, हम आउटडोर अपने सिस्टम लगाए, जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज़ नहीं थी, तो हमने उनके पास आउटडोर एक्सचेंज लगाते हैं, जिसको हम एमसैक्स भी कहते हैं, ठीक है? ओएनयू एमसैक्स कहते हैं, वो आउटडोर यूनिट होते हैं, उसकी बेस के अंदर हम बैटरी बैंक्स लगाते हैं। इन केस अगर उसको वापडा डाउन होती है, तो वो बैकअप के ऊपर बैटरीज़ पे चलता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्च्यूनेटली, बल्कि तमाम दुनिया में ही है ये, ठीक है, जो चोरी का जो जिसको कहते हैं, लोग जो चोरी करते हैं, तो यहाँ पे भी वो इसी तरह वो सिस्टम्स को चोरी करने की कोशिश करते हैं। मौसम आपको जब नहीं पता बच्चे, आप एक तो लेट आए और आते ही आपने अटेंडेंस लगा दी है। मैंने किसी को नहीं कहा हुआ अटेंडेंस लगाने का, तो जब मैं कहूँगा तब आपने अटेंडेंस लगानी है, कोई अटेंडेंस ना लगाए।
तो इसके अंदर मैं बात कर रहा था कि ह्यूमन्स उसके टैग्स देखे जाते हैं, ठीक है? कि जो ह्यूमन्स हैं वो उस सिस्टम को कैसे डैमेज कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो आपने बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान बनाना होता है कि आप नहीं चाहते कि कोई ऐसा एम्प्लॉयी हो, इवन यहाँ तक भी देखा जाता है कि एक एम्प्लॉयी होता है और उसकी वो बड़ी ग्रिप होती है, उसने वो पूरा नेटवर्क बनाया होता है, ठीक है? या वो मेजर रोल परफॉर्म कर रहा होता है एज़ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट डायरेक्टर, कोई भी ऐसी पोस्ट के ऊपर होता है, जिसके ऊपर उसके पास तमाम ए टू ज़ी फैक्टर होते हैं, लेकिन उसको कहीं अच्छी ऑफ़र आ जाती है और जॉब की, तो वो उसको स्विच कर जाता है, वो लेफ्ट कर देता है, ठीक है, जॉब को। तो आपका पूरा प्रोजेक्ट बड़ा सफ़र करता है, न्यू वन्स के लिए तमाम चीज़ें अननोन होती हैं या उसके लिए इन जो कंपनी होती है, उनके लिए बड़ा हार्ड हो जाता है फॉर न्यू हायरिंग करना, ठीक है, जिसको वो तमाम एक्सपीरियंस हो, तो वो उस दौरान के अंदर उस पोस्ट के ऊपर लेके आना बंदे के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जिस तरह हमारी आर्मी के अंदर देखा जाता है कि हमारी आर्मी के जो हेड्स होते हैं, ठीक है, तो उन दिनों के अंदर वो चेंज करना उनका नहीं है पॉलिसी में, जिन दिनों में वॉर हो, इवन कर सकते हैं, लेकिन एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं क्योंकि वो कमांड की बेस के ऊपर चलती है। तो मेन जो आपका चीफ होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो तमाम कमांडर्स को फर्दर नीचे जितने भी जनरल्स होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, उनको कमांड दे रहा होता है, ठीक है? तो उसका चेंज होना या उसका रिज़ाइन कर देना, वो बड़ा सफ़र करता है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आपने उस पॉइंट से फिर देखना कि ऐसा ना हो कि आपका कोई मेन शेफ़ था, ठीक है? और उसने वो लेफ्ट कर दिया आपके उस मेन शेफ ने और आपकी जितनी भी होटल की जो भी आपकी थी सारी मैनेजमेंट डिस्टर्ब होके रह गई। आपने कहा मेन शेफ ही चला गया या वो छुट्टियों पे चला गया तो आपके पास बैकअप भी कोई नहीं है तो आप कैसे होटल रन करेंगे, ठीक है? ये इस तरह है तो बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए आपको तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं। टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डवेयर फेलियर, डाटा करप्शन हो सकती है, आपकी टेलीकॉम आउटेज आ सकती है, मेन कई दफ़ा हमारी इंटरनेशनल लिंक्स डाउन हो जाते हैं, तो उसके अंदर हमने इसी तरह बैकअप्स बनाए हुए हैं। कई दफ़ा ड्यूल कट आ जाता है आपको, ठीक हो गया? जिसमें आप समझ लें कि 2 रोड्स बना लें आप लाहौर के जाने के लिए और दोनों ही ब्रेक हो जाएँ, ठीक है? तो वो डिफरेंट रीज़न्स बनती हैं, कई दफ़ा डिगिंग हो रही होती है अंडर द सी, वहाँ पे होती है, कई दफ़ा आपका नेचुरल डिज़ास्टर होता है, ऐसा आपका कोई शिप गुज़र जाता है और उसने कोई कट लगा देता है उसके अंडर जो मेरीन केबल्स होती हैं। कई दफ़ा आपका हार्डवेयर फॉल्टेज है, कई दफ़ा आपकी पावर ऐसी सर्ज आ जाता है जो कि आपके तमाम सिस्टम्स को खराब कर देता है बैक साइड से, ठीक है? फिर इसी तरह कई दफ़ा आपकी जो बड़ी व्हेल मछली शार्क टाइप की मछली जो होती हैं, वो उसको बाइट कर लेती हैं। इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर आपके 2 ड्यूल लिंक भी ब्रेक कर जाते हैं और आपका पूरा मुल्क सफ़र कर सकता है, ठीक है? तो आपने भी देखना होता है कि आपने सबमरीन के ऊपर करना है, साथ सैटेलाइट लिंक भी लिए जाते हैं, तो इस तरह आपने पूरा अपना कंटिन्यूटी प्लान बनाना पड़ता है। तो जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप पूरी अपनी रिस्क असेसमेंट करते हैं, ठीक है? ये जो हम बात कर रहे हैं अब, ये जो पूरा आप उसका रिस्क असेसमेंट करती हैं, रिस्क की आइडेंटिफिकेशंस करते हैं अब यहाँ पे आपके कि जी कौन-कौन से हैं, इनकी क्या-क्या रिस्क हो सकती हैं, असेसमेंट किया है, उनकी आइडेंटिफिकेशंस करते हैं। फिर आप उनको सिक्योर कंट्रोल के अंदर लेके जाते हैं कि हम कैसे उनको कंट्रोल कर सकती हैं। फिर आप रेज़ोल्यूशन रिस्क बनाते हैं जिनको आप देखते हैं और फिर आप अपना कंटिन्यूटी प्लान बनाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस को, किसी भी इंस्टीट्यूट को इवन चलाने के लिए आपको ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर ये बंदा चला जाए तो क्या पीछे कैसे काम चलेगा? ये बंदा अगर हमारे साथ कोई ऐसा फ्रॉड कर दे तो क्या होगा? अच्छा अगर एकदम से मार्केट कोलैप्स कर दे तो हम कहाँ पे कैसे सस्टेन कर सकते हैं? हम कितने दिन कर सकते हैं? इसमें आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फूड की एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात हम सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी में तमाम चीज़ों को देखा जाता है। इस वजह से इसको अम्ब्रेला के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 01 फॉर्म को देखें और आपने डिजिट भेजा, ये ओवरऑल देखा जाता है। दैट्स व्हाई सीएसएसपी हैव अ वेरी लार्ज कवरेज इन ऑल द डोमेन्स, ठीक है? और ये सीएसएसपी को पढ़ने वाला इंसान किसी भी फील्ड के अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी चीज़ों को देख के अपने आप को सिक्योर कर सकता है। मदद अल्लाह पाक की होती है, नीयतें आप साफ होनी चाहिए। आगे अल्लाह पाक हम मुसलमानों की मदद करता है, ठीक है? तो हमने क्या बनाना होता है, हमने जो इल्म दिया गया उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? अपने ज़हन को मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं।
हम उसकी बैड फैक्टर्स देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। कोई बिज़नेस चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि यार अगर मेरे खुदा ना ख़ास्ता कोई गाहक ना आया तो मैं क्या कैसे कितने दिन सर्वाइव कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप अपना सर्वाइवल प्लान बनाते हैं कि यार ठीक है मैंने 4 लोग रखे और उनकी पे इतनी है, ठीक है? 1-1 हज़ार रुपए मैंने रखे हैं तो 4000 तो मेरा डायरेक्ट ही एक्सपेंडिचर निकलता है। फर्दर मेरे पास लाइट्स हैं, फिर मेरा उसका रेंट है, पर डे रेंट कितना निकलता है, तो मुझे कितने में पड़ता है, ठीक है? इस तरह करके आप करते हैं और अगर कोई ग्राहक नहीं आता है, वर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि कोई चीज़ सेल आउट नहीं होती, तो मैं कैसे परचेज़ करता हूँ, मेरा कितना बजट बनता है। अगर ये कंडीशन मेरी रहती है कि कोई खुदा ना खास्ता एक ग्राहक भी मेरी दुकान पे नहीं आता, तो मैं अपने एम्प्लॉइज़ को पर डे प्लस मेरे एक्सपेंडिचर कितने होंगे, ये तमाम कितने कॉस्ट करती, ये कॉस्ट मैं कितने दिन बियर कर सकता हूँ, मैं कितने दिन इस हॉस्टल हो या हॉस्पिटल को कोई भी जो भी आप सर्विसेज़ दे रहे हैं, कि कितने दिन मैं इसको चला सकता हूँ, ठीक है? मेरी पॉकेट के अंदर कितने पैसे हैं, मेरी ज़रूरत कितनी है, मेरे फर्दर एक्सपेंडिचर कितना है, तो इस तरह करके आके पूरा प्लान बनाते हैं, ठीक है? और अगर उसके अंदर कोई शेफ़ चला जाता है, तो मेरे पास बैकअप पे कौन बंदा है और उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है? ऐसा तो नहीं कि वो किसी और शहर से आएगा और उतना सफ़र करेगा, जैसे मैंने आपको कार्ड की एग्ज़ाम्पल दी, ठीक है? कई कार्ड्स ऐसे होते हैं, हमारे पास वेंडर होते हैं, जो बाहर मुल्क से लेके आते हैं, ठीक है? तो वहाँ से भी एयरलाइन्स की भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है कि एयरलाइन्स बंद तो नहीं है, एयरलाइंस चल रही हैं, नहीं चल रही, जैसे आजकल ये कोविड के दिनों के अंदर है। फिर इसी तरह हमारे साथ एक हुआ था, हमारा सेट्टी वेंडर था, जिसको बैन कर दिया गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है? और उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ ये ज़्यादती हम पे ब्लेम लगाया गया है। हमने उनको ये हवावी और ज़ेड को कहा गया कि जी आपके सिस्टम्स के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, तो अमेरिका ने इनके ऊपर किया, आप उसको गूगल सर्च करके उसका आर्टिकल को पढ़ सकते हैं कि क्या था इनके ऊपर। तो उन्होंने इसी तरह उनको बैन कर दिया और ज़ाहिर-सी बात है आपका पावर है अमेरिका की, तो वो तमाम ममालिक के साथ इसी तरह उनको भी कन्विंस करता है और उसने उसी तरह के एक ममालिक को कन्विंस किया और उन्होंने उन तमाम ममालिक में उसको बैन कर दिया, जिसके ऊपर वो आपकी ज़ेड जो थी कंपनी उसने एक स्ट्राइक किया, स्ट्राइक के ऊपर जो सर्विसेज़ दे रही थी जिन ममालिक में, उनके भी इंजीनियर्स वो स्ट्राइक पे चले गए, जिसमें पाकिस्तान भी था, ज़ेड की कंपनीज़ के इंजीनियर्स ने अपना काम छोड़ दिया, स्ट्राइक के तौर पे, ठीक है, हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ था ज़ेड का, हमने बड़ा सफ़र किया और उसके अंदर जो जितने भी जो थे हमारी जो सपोर्ट थी वो बड़ी सफ़र की, कहीं पे हमारे कार्ड फ़ॉल्टी हो गए, लेकिन हमें कोई सपोर्ट देने को तैयार नहीं था क्योंकि वो स्ट्राइक के ऊपर थे, पूरी दुनिया के अंदर वो स्ट्राइक पे चले गए। ज़ाहिर-सी बात है पूरी दुनिया में कई जगहों पे तरह तो एक प्रेशर क्रिएट किया गया। इवन हमने अपनी बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान को चेंज किया, हमने उस सिस्टम्स के ऊपर फौरी अल्टरनेट वेंडर्स को देखना शुरू कर दिया, ठीक है? कि जी अगर हम इस सिस्टम के ऊपर हमारे पास कार्ड फॉल्टी हो गया, वो सपोर्ट नहीं दे रहे, कार्ड की प्रोक्योरमेंट उनके पास थी, ठीक है? हमारे पास क्या था? अंदर खाते हमने कुछ उनको लिंक करने की कोशिश की कि हाँ यार हमने सिस्टम है हर एक को जो है तो स्ट्राइक की जाती है ताकि प्रेशर क्रिएट किया जाए, तमाम ममालिक फिर बैठते हैं, फिर वो इसी तरह थोड़ा-सा क्रिएशन करने के लिए एग्ज़ाम्पल आपको रियल टाइम की मैंने दी है। तो इसी तरह फिर आपने बिज़नेस कंट्री प्लान को चेंज करना होता है कि आपने सर्वाइव करना कितने दिन हम आउटेज हम कस्टमर को तो नहीं बता सकते कि जी हम जिस वेंडर का यूज़ कर रहे थे वो स्ट्राइक पे चला गया है या उसको बैन कर दिया गया है तो हमारे पास सपोर्ट नहीं है तो नहीं यू हैव टू चेंज द अदर इक्विपमेंट आपको फौरी नया इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर आप उसमें अवेलेबिलिटी देखते हैं जो न्यू इक्विपमेंट है उसकी इंस्टॉलेशन कैसे हो सकती है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आती हैं दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसको बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक है ये, ठीक है? जिसके ऊपर तमाम आपकी सिक्योरिटी डिपेंड करती है, क्योंकि आप सिक्योरिटी को बनाई इसी वजह से रहे हैं कि आपका जो है जो बिज़नेस कंटिन्यूटी चलती रहे। मिटिगेशंस रेट्स जो हमने बात पहले कर चुके हैं सिंपल इस स्लाइड के अंदर देखते हैं रिड्यूस नेगेटिव इफेक्ट्स आप कम करते हैं लाइफ सेफ्टी इन द नंबर वन प्रायोरिटी आपकी होती है कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहता कि वो ऐसी छत के नीचे हो जहाँ पे उसको सेफ्टी ना हो ऐसा लगे कि जी खुदा ना खास्ता उसके ऊपर छत आके गिर जाएगी या उसको बाहर का जो भी एटमॉस्फेयर हो सफर करेगा अगर बारिश होगी तो बारिश में भीग जाएगा ठीक है और उसको धूप पड़ेगी वो गर्मी में धूप में बैठ के काम करेगा नो वन वांट ठीक है वो सेफ्टी चाहता है वो चाहता है कि अगर मैं पावर की केबल्स के साथ खेल रहा हूँ तो मुझे फुल सेफ्टी पॉइंट से दिया कर मेरी जान से बढ़ के कोई नहीं है पैसा कल को भी आ सकता है लेकिन जान बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अल्लाह के हाथ में वो जब तक सांस देता है इंसान चलता है रेपिटेशन इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स ऑफ द बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिस तरह हमारा टैग बड़ा खराब है
हमारा टैग हमारी एम्प्लॉइज़ की वजह से ही खराब है। हम लेटेस्ट अगर आप सर्च करें तो हम एचआर की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट हम अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन हमारा नाम बहुत खराब है कंपनीज़ के, उसके पीछे रीज़न्स हैं, ठीक है? रीज़न्स क्या हैं कि जी आपका जब भी ऑनलाइन सफ़र करता है तो वो उस तरह सपोर्ट नहीं दी जाती। जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ थे उनके अंदर से काफ़ी अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं करते। हमारे अंदर एक डिफरेंट सी साइकी है, ठीक है? जो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर बैठा होता है, दे वांट कि गवर्नमेंट जॉब हो, जिसमें मुझे कोई निकाल ना सके, लेकिन गवर्नमेंट जॉब हो तो मुझे काम भी ना करना पड़े, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप काम ज़्यादा करते हैं और आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आके इंसान की मेंटालिटी हो जाती है कि जी मैं नहीं काम करना, कोई नहीं, खुद देखी जाएगी, ठीक है? दैट्स व्हाई हमारे तमाम जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सफ़र कर रहा है और इसी वजह से आज गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं आ रही, क्यों? कि वो कहते हैं ऐसे हमने एम्प्लॉयी हायर क्या करने हैं जिनकी हम कल को पेंशन्स भी दें और कल को इनके नखरे भी देखें, ये काम भी नहीं करते लोगों के, ठीक है? आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लें माज़रत के साथ, पूरे पाकिस्तान के अंदर यही हालात है, ठीक है? किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को देख लें, तो उसके हालात अच्छे नहीं, हॉस्पिटल को उठा लें, डॉक्टर्स की वही प्राइवेट के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर कोई काम नहीं करते, वहीं से तनख्वाहें लेते हैं, वहीं पे अटेंडेंस लगाने को राज़ी नहीं है, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर के अंदर पैसा 4 अच्छे मिलते हैं, वहाँ पे रात-रात बैठने को तैयार हैं, ठीक है? वो पूरे सेट ऑफ प्रोसीजर्स को फ़ॉलो करने को तैयार हैं। ठीक है, ये पर्सनल हमारे अंदर भी बड़े मसाइल्स हैं, तो जो कि पूरी गवर्नमेंट नहीं ठीक कर सकती। कल को कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आती है, तो लेकिन हम उसको फ़ॉलो नहीं करते एज़ एम्प्लॉयी। ये तमाम चीज़ें आती हैं, तो रेपुटेशन बड़ी मैटर करती है, वो इंसान की रेपुटेशन भी होती है, प्लस वो ऑर्गनाइज़ेशन की बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? उसको रिन्यूअल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको सस्टेन करना भी बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? किसी भी कंपनी को अपना या फूड पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आप किसी ऐसी जगह पे नहीं जाएँगे फूड में, जहाँ पे एक बार आपको बैड एक्सपीरियंस हो, ठीक है? आपने किसी का नाम अच्छा सुना, आपने कहा मोनाल बड़ा अच्छा नाम है, चलो जी जाते हैं। आपने वहाँ पे खाना खाया लेकिन आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो, तो आप नेक्स्ट टाइम किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे, आप कहेंगे यार मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। अगर इसी तरह कोई अच्छी चल रही होती है फूड चेन या कोई भी सर्विसेज़ दे रहा है, तो उसके ऊपर बड़ी मेहनत कर रही थी, पूरी टीम की एक मेहनत हो रही होती है। तो आपने इसी तरह पीछे बैक पे बड़े रिस्क को आपने करना होता है, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कि अगर आपका मेन शेफ़ ही नहीं है, तो आपने वही टेस्ट को रखना है, तो वो उस बंदे को कैसे रखना है, वो आपके सेम चलेगा तो आपकी रिप्यूट होगी ना, वो आप कहेंगे यार आज इसका जो फूड का टेस्ट डिफरेंट है, हाँ, मे बी पीछे शेफ़ चेंज हो गया, आपको पता ही ना चले पीछे स्टाफ कैसा है। तो यू मिटिगेट द रिस्क, जो भी रिस्क है आप उनको मिटिगेट करते हैं और एक बिग बिग पिक्चर का फोकस करते हैं। Disaster recovery and continuity planning deals with uncertain and the chance most identify possible threats and then estimate जो मैं बात कर चुका हूँ develop available alternates threat types man-made strikes natural disaster ये जो भी चीजें थी इनको हमने जरा डिटेल के अंदर देख लिए इनको मेंशन किए हैं स्लाइड्स के अंदर पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर भी वही बातें हैं कि जी हम कौन करेगा, कौन लेगा, कैसे करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हायर मैनेजमेंट उसको देखती है, पीछे एक पूरी प्लानिंग की जाती है इसके ऊपर। कभी भी बच्चों लाइफ के अंदर इसी तरह आपको कल को बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है, कोई सर्विसेज़ आपने स्टार्ट करनी है, तो यू मेक श्योर कि आपने उसकी बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान बनाना है और उसका डिज़ास्टर रिकवरी प्लान आपके माइंड में हो। इन केस अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है, तो कैसे आप उसको एकदम से अल्टरनेट रखेंगे, ठीक है? अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें होंगी, तब आपके पास चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं कि आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते। इसके बाद हमारे पास 7 फेजेज़ आ जाते हैं यहाँ पे जिसको हम देखते हैं। हमारे पास 7 फेजेज़ ऑफ द बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान आ जाते हैं, जिसमें हम प्लान करते हैं। प्लानिंग हर चीज़ की बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है? आप कोई भी प्लान करते हैं और उसका फिर इनिशिएट लिया जाता है। फिर आप उसका इसी तरह बिज़नेस से इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं। फिर आप उसके बाद आप रिकवरी आप उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है? कि जी कैसे जो बिज़नेस से इम्पैक्ट है, तो उसके अंदर आप करते हैं। फिर फर्दर उसके अंदर जब आपकी ये आती है रिकवरी स्ट्रेटजी आती है, ये प्लान डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है आपको, ठीक है? जिसको फिर फर्दर आप इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लेके जाते हैं, जो आप चीज़ बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं,
उसको फिर आप टेस्ट करते हैं, ठीक है? उसकी ठीक एक प्रॉपर टेस्टिंग होती है, ठीक है? और उसको फिर मेंटेन किया जाता है, फिर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाता है। अगर आपने कोई सपोज़ कैलकुलेटर बनाया, आपने इम्प्लीमेंटेशन की, बना दिया, जब आपने उसको टेस्ट किया, जो 2+2 किया, तो उसने आंसर दिया 5, तो आपने कहा नहीं ये रॉन्ग दे रहा है, ठीक है? तो आप उसकी मेंटेनेंस के ऊपर गए और उधर आपने उसके प्रोग्रामर वाले जिसने बनाया था, आपने उसको बताया, "यार इसका प्रोग्रामिंग चेक करो, ये नहीं प्लस कर रहा सही, ठीक है? ये एक एडिशन एक्स्ट्रा कर रहा है। मैं इसको 3+3 करता हूँ तो 6 की बजाय 7 कर रहा है, 1 एडिशन कर रहा है।" ठीक है? तो उन्होंने फिर वो फर्दर गए और इम्प्लीमेंटेशन और फिर उसकी टेस्टिंग की, तो फिर देखा 2+2 कर रहा है, अब उसने कहा कि यार ये 2+2 4 की जगह 5 करना शुरू कर दिया, 1 और एडिशन कर, सो ऑन। जब तक उसका टारगेट अचीव नहीं होता, वो इसी तरह चलता रहता है। तो ये 7 फेजेज़ ऑफ द बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान है, ठीक है? जिसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट इनिशिएशन, बिज़नेस इम्पैक्ट एनालिसिस, उसके बाद रिकवरी स्ट्रेटजी और ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आती हैं, बिज़नेस इम्पैक्ट एनालिसिस। इसके बाद हमारे पास ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, लास्ट इसकी एक स्लाइड है हमारे पास, जिसमें हमने डेवलपमेंट द डॉक्यूमेंट स्कोप एंड द प्लान देखेंगे। यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं, एक को मैड कहते हैं, मैक्सिमम अलाउएबल डाउन टाइम, एक को आरटीओ कहते हैं, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट वन इज़ आरपीओ, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। क्या होते हैं इनको देखते हैं। मैड्स also referred as the maximum tolerable downtime, MTDs को भी कहा जाता है, ठीक है, is the measure of the how long an organization can survive an interruption of the critical functions. If the MAD is exceed, the organization will no longer will be viable in unit. हर ऑर्गेनाइजेशन का एमटीडी या एमएड निकाला जाता है, जिसके अंदर उसका मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम लिखा जाता है। सपोज आपका एक बैंक डाउन हुआ है तो उसका एक मैड लिखा होता है, उसका एक मैक्सिमम आउटेज टाइम लिखा होगा। उन्होंने बनाया होता है हर बैंकिंग सेक्टर ने, हर ऑर्गेनाइजेशन ने, कि ये हमारा मैड है, ठीक है। अगर वो उससे ज्यादा हो जाए, सपोज आप कह लें कि जी मेरा मैड है जी 1 दिन का, ठीक है, तो 2 दिन पे चला गया तो आपका मैड सक्सीड कर गया, ठीक है, तो समझ लें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन नो लॉन्गर रहेगी। इवन अगर आपका वो 1 महीना चला गया तो जाहिर बात है, ऐसा बैंक को किसने क्या करना, जिसकी 15-15 दिन की आउटेज आ गई, ना आप पैसे निकलवा सकते हैं, ना उसमें आप अपनी कोई क्यूरी ले सकते हैं। वर्स्ट केस अगर आप रिज्यूम करें कि खुदा ना खास्ता आपके पास करोड़ रुपया है और आपने बैंक में रखा है और बैंक का कोई खुदा ना खास्ता सिस्टम क्रैश कर गया है, तो आपको पता ही नहीं कि आपके अकाउंट के अंदर पैसे कितने हैं इस वक़्त, ठीक है? जो आपको पता था, लेकिन आप नॉक कर रहे हैं बैंक को, वो बता ही नहीं पा रहा कि जी आपके पास पैसे कितने हैं और आप नॉकिंग पे ट्रांसफर। तो इसी तरह आपका आरटीओ आता है, द रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव इज द टारगेट टाइम सेट फॉर रिकवरी फ्रॉम एनी इंटरप्शन, जिसके अंदर आपने एक टाइम टारगेट किया होता है कि आप इतनी देर के अंदर इसको रिकवरी कर सकते हैं। सपोज आपके कोई स्लॉट फॉल्टी हो गया तो आप कितनी देर के अंदर उस स्लॉट को रिकवर कर सकते हैं, हार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, उस पूरे सिस्टम को री इंस्टॉल कर सकते हैं, ये आपका आरटीओ कहलाता है। उसके बाद आपका आ जाता है जी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर आपका रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव इज द मेजर ऑफ हाउ मच डाटा द ऑर्गेनाइजेशन कैन लॉस बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन इज नो लॉन्गर वायबल। जिसके अंदर आपका देखा जाता है कि आप कितनी टाइम के ऊपर आप देख सकते हैं कि जी आपका डाउन टाइम के ऊपर आप डाटा लॉस करते हैं। सपोज अभी हमारे पास टाइम एग्जैक्टली एग्जांपल के तौर पे सपोज 450 है, ठीक है, और 450 पे मेरा सिस्टम डाउन हो गया, उस वक्त एंटिटीज आ रही थी, कोई ऑनलाइन परचेज कर रहा था, कुछ कर दिया, तो कितनी देर आपने उसकी एंटिटीज को नहीं लिया, आपने 5 मिनट के बाद आप दोबारा बैकअप पे आ गए तो 5 मिनट का आपका आउटेज आया, ठीक है, तो कितनी देर को आप लॉस को कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा ये आज का लेक्चर था, जिसके अंदर ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, यही तमाम चीजें जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम क्लोज कर रहे हैं, टाइम क्लोज होने लगा है, ठीक है, अपनी तमाम अटेंडेंस लगा लें बच्चे।